हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग उसी सीरीज़ में जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने रोलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ रोलिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम लोग पिछले लेक्चर में मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ को। आइए सबसे पहले हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस को नोट किए हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हुए सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन 1 से। तो हमारा क्वेश्चन 1 देखिए कह रहा है द कोल्ड चीजेल आर मेड बाय, पहला दिया है ड्राइंग, रोलिंग, पियर्सिंग एंड फोर्जिंग। तो एक चीज़ समझिएगा, जो चीजेल होती है, चीजेल मतलब छेनी होती है, वो दो तरीके की बनाई जाती है। एक कोल्ड चीजेल होती है और एक हॉट चीजेल होती है। जो वर्कपीस गर्म स्टेट में हो वहाँ पर अगर उसे काटने के लिए यूज की जाएगी तो हॉट चीजेल का उपयोग करेंगे, और कोल्ड स्टेट में वर्कपीस को काटने के लिए जिस चीजेल का उपयोग किया जाएगा वो कोल्ड चीजेल होती है। उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा रखी जाती है हॉट चीजेल के रेफरेंस में। और चीजेल आपकी किस तरीके से बनाई जाती है, इस तरीके से इसमें धार होती है, ऐसी चीजेल आपकी बनाई जाती है। अब इस चीजेल पे यहाँ पे हैमरिंग एक्शन करते हैं और इसकी कटिंग एज से हम कटिंग करते हैं। तो इसका उपयोग इसको बनाने के लिए पहला ऑप्शन देखिए दे रहा है ड्राइंग। ड्राइंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक बहुत पतले स्टील के वायर को तैयार करते हैं। ड्राइंग के थ्रू पतले वायर को हम लोग तैयार करते हैं, कभी भी चीजेल नहीं बनाते हैं। दूसरी बात कर रहा है रोलिंग। रोलिंग के थ्रू हम लोग रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका पियर्सिंग। तो पंचिंग एंड पियर्सिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं। देन आफ्टर आपका है फोर्जिंग। तो जो हम लोग चीजेल बनाते हैं वो फोर्जिंग के थ्रू बनाते हैं, है ना। फोर्जिंग हमारा प्रेस फोर्जिंग हो गया, रोल फोर्जिंग हो गया, डाई फोर्जिंग हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग होता है, तो उस फोर्जिंग से हम लोग अपने चीजेल को बनाते हैं। इट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यह क्वेश्चन यूपी आरबीयू एनएलजे 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया जाए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कोल्ड वर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मिंग। कोल्ड वर्किंग आपका जो डिफॉर्मिंग, मेटल डिफॉर्मिंग प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, इट मीन्स मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें कोल्ड वर्किंग का क्या क्या रोल होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला दिया है मेटल प्लास्टिकली, ये क्वेश्चन आगे ही था, प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मिंग ए मेटल प्लास्टिकली। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वर्किंग में जो मेटल हमारा डिफॉर्म होगा वो प्लास्टिकली यानी कि प्लास्टिक स्टेज में डिफॉर्म होगा, कभी भी वो इलास्टिक रिकवरी नहीं करेगा। तो ये हमारा होता है। और ऑप्शन अब देखिए क्या कह रहा है, जो कोल्ड वर्किंग होगा इसमें कौन कौन से ऑप्शन मैच करेंगे। पहला कह रहा है एट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया था यदि कोल्ड वर्किंग हो तो वो हो जाएगा बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन, और यदि वो हॉट वर्किंग हो तो वो हो जाएगा एबव रिक्रिस्टलाइजेशन, और यदि ये वार्म वर्किंग हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा एट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये 3 तरीके से हम लोग वर्किंग करेंगे। तो कोल्ड के लिए पूछा है, इट मीन्स बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ऑप्शन पहला दिया था एट रिक्रिस्टलाइजेशन, दूसरा सेकेंड ऑप्शन है बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जे 2008 में आया हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ ए बार एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स लेंथ इज कॉल्ड। मतलब समझिए, अगर कोई इतना लंबा बार हो, अब इसका डायमीटर जो हमारा है D1 है, यदि इसके डायमीटर को और बड़ा करना हो, मतलब डायमीटर को इंक्रीज करना हो, तो इसे हम कंप्रेस करेंगे। तो एक डाई के माध्यम से इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको भेजेंगे इस वर्क पीस को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे कंप्रेस होकर ये हैवी डायमीटर में यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे इसे कंप्रेस करेंगे, देन ये हैवी डायमीटर में निकलेगा। तो इसके डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, पहला कह रहा है ड्राइंग डाउन। तो ड्राइंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वायर को बनाते हैं, स्टील के वायर को बहुत लॉन्ग लेंथ में बनाते हैं। दूसरा कह रहा है सेटिंग डाउन, सेटिंग डाउन से भी नहीं होता है। तीसरा कह रहा है अप सेटिंग। तो जो अप सेटिंग हमारी होती है, उस अप सेटिंग के माध्यम से हम लोग किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस के डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, देन उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अप सेटिंग। ये क्वेश्चन आपका जेई, हाँ, यूके जेई 2013 में आया था, उत्तराखंड जेई। नेक्स्ट आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। जब हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कर रहे होंगे तो मैच कराते हैं, क्या क्या मैच कर रहा है। पहला कह रहा है ग्रेन स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। तो देखिए, जब कोल्ड वर्किंग में यहाँ पे हम लोग हैमरिंग एक्शन करेंगे तो इसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर थे वो पहले डिस्ट्रॉयड होकर लॉन्ग कॉल्यूमनर ग्रेन्स में बनेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे ग्रेन्स में बनेंगे। आप याद करिए, ये जो रोलिंग ऑपरेशन होता था, यहाँ से ये वर्कपीस ऐसा जाता था, ऐसा निकलता था, तो यहाँ पर तो ये बड़े बड़े ग्रेन्स होते थे, लेकिन जहाँ पर रोलिंग रोल सप्लाई होगा वहाँ पर वो ग्रेन्स हमारे इस तरीके से लॉन्ग कॉल्यूमनर्स हो जाएंगे, और जब ये बाहर निकलेंगे तो ऐसे शॉर्ट कॉल्यूमनर ग्रेन्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब रोलिंग में ग्रेन्स हमारे ब्रेक होते हैं, अपने शेप और साइज को ब्रेक करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा कह रहा है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल इंक्रीज। तो रोलिंग में हम क्या करते हैं, जब कंप्रेस करेंगे और अगर ये कोल्ड स्टेट में होगा तो इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी और हार्डनेस भी इंक्रीज करेगी, डक्टिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। तो ये हमारा होता है, इट मीन्स बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी ऑप्शन कह रहा है सरफेस फिनिश इज इम्प्रूव। तो कोल्ड वर्किंग में बेटर सरफेस फिनिश मिलती है, हॉट वर्किंग में पुअर सरफेस फिनिश मिलती है। यहाँ पर जो सरफेस फिनिश होगी, जब इसे हम कोल्ड वर्किंग के थ्रू प्रेस कर देंगे तो इसकी सरफेस फिनिश इसके रेफरेंस में हाई मिलेगी। मीन्स हमारी सरफेस फिनिश यहाँ पर इम्प्रूव हो गई है, तो ये इम्प्रूव भी करेगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट। इट मीन्स ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन डी था ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जेई 2014 में आया हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील वायर। तो स्टील के वायर को जब हम ड्राइंग करेंगे, बनाएंगे, तो ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, है ना। एक लिक्विड मोल्टन स्टेट होगा, वहाँ से प्रेस करते जाएंगे और इधर से हमारा स्टील का पतला वायर निकलता जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑपरेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, एक डीप ड्राइंग दिया है, डीप ड्राइंग नहीं होगा, इससे स्टील वायर नहीं बनाए जाएंगे, सिलेंड्रिकल शाफ्ट बनाए जाते हैं। फोर्जिंग दिया है, ये भी नहीं होगा, स्पिनिंग भी नहीं होगा, ये होगा ड्राइंग प्रोसेस। तो ऑप्शन डी सही होगा। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, एमपी सब इंजीनियर 2015 और एनटीपीसी बिहार जेई 2017। इस तरीके से आपका 2 बार आया था क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेटल और एलॉयज आर प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन टू द डिजायर्ड शेप यूजिंग कंप्रेसिव फोर्स। यदि हम किसी मेटल पे, जैसे देखिए ये हो जाए मान लीजिए डाई, इस तरीके से, अब यहाँ से एक मेटल हमारा हो जाए, अब इस मेटल को हम कंप्रेस करेंगे तो ये मेटल हमारा क्या होगा, जब इस पर हम ऐसे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मेटल कंप्रेस होकर इस तरीके से ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा। इसे हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। इसमें कह रहा है डिजायर्ड शेप और साइज कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है बेंडिंग, नहीं, एक्सट्रूजन नहीं, ये होगा फोर्जिंग प्रोसेस। ऑप्शन डी ब्लैंकिंग भी रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एमपी व्यापम 2017 में आया हुआ था। चलिए अब 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया जाए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है और ये कह रहा है इन ड्रॉप फोर्जिंग, इन ड्रॉप फोर्जिंग, फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉप, फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉप इन। यहाँ पर कह रहा है जब हम ड्रॉप फोर्जिंग करेंगे, जैसे हम लोग एक डाई फोर्जिंग करते हैं, प्रेशर डाई फोर्जिंग करते हैं, एक्सट्रूजन करते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप फोर्जिंग जब हम करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए मैच कराते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है द वर्क पीस एट हाई वेलोसिटी, द वर्क पीस एट हाई वेलोसिटी, ये रॉन्ग कह रहा है। वर्क पीस हाई वेलोसिटी से नहीं इम्पैक्ट करेगा। ऑप्शन बी कह रहा है द हैमर एट हाई वेलोसिटी, ये भी रॉन्ग होगा। द हैमर एट हाई वेलोसिटी, और ऑप्शन सी कह रहा है द डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी। ये देखिए जो डाई आपका होता है वो हाई वेलोसिटी से वर्क करेगा, और किसके साथ में, हैमर के साथ में। द डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी। तो जो हमारा ड्रॉप फोर्जिंग होता है उसमें जो डाई होता है उस डाई को हाई वेलोसिटी से हैमर के साथ ले जाते हैं, जिससे हमारा मेटल जिस रूप में चाहिए होगा वो तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी होगा। लेकिन इसके डी ऑप्शन को भी देख लीजिए। डी ऑप्शन इसमें लिखा था ए वेट ऑन हैमर टू produce the requesting impact, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हमारा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पे आया हुआ था, DMRC JEE 2006 DMRC JEE 2013 में आया हुआ था। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 8 कह रहा है द फोर्जिंग ऑफ द स्टील of the steel specimen, यदि किसी स्टील स्पेसिमैन की फोर्जिंग करनी हो तो इज नॉर्मली डन एट टेम्परेचर ऑफ अगर स्टील की हमें फोर्जिंग करनी हो, एक स्टील का स्पेसिमेन हो और उसे हमें फोर्जिंग प्रोसेस से एक नया शेप प्रोड्यूस करना हो, रीशेपिंग करना हो, तो उस समय टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा क्या होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के अप्रॉक्स ये टेम्परेचर होता है। तो लगभग इसके नियरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, फोर्जिंग ऑपरेशन को करते हैं। तो फोर्जिंग ऑपरेशन हमारा यहाँ पर होगा लगभग अप्रॉक्स 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा। बी सी डी ऑप्शन भी देख लीजिए। बी आपका दिया है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नहीं होगा क्योंकि ये वर्कपीस के स्टील के मेल्टिंग टेम्परेचर तक लगभग पहुँच जाएगा 1539 डिग्री जो होता है। सी ऑप्शन दिया है 400, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उस समय स्टील बहुत सॉलिड स्टेट में होगा और उस पर बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे वर्कपीस क्रैक भी हो सकता है। और डी 800, इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9 आपका कह रहा है, अच्छा इसका ऑप्शन लगा लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल फोर्जिंग। टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल फोर्जिंग, निम्न में से कौन सा इंडस्ट्रियल फोर्जिंग नहीं है, मतलब जो इंडस्ट्री में फोर्जिंग यूज नहीं की जाएगी वो कौन सा नहीं है। चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए है ड्रॉप फोर्जिंग, इंडस्ट्री में यूज की जाती है ड्रॉप फोर्जिंग। बी ऑप्शन दिया है रोल फोर्जिंग, तो रोलिंग फोर्जिंग भी खूब इंडस्ट्री में यूज की जाती है। सी ऑप्शन दिया है ब्लास्ट फोर्जिंग, तो ये ब्लास्ट फोर्जिंग आपका इंडस्ट्री में नहीं यूज किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। और डी ऑप्शन आपको दिया है अपसेट फोर्जिंग, अपसेट भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्लास्ट फोर्जिंग। ये एक स्पेशल फोर्जिंग प्रोसेस होता है, बाकी ये हमारे कॉमन फोर्जिंग प्रोसेस होते हैं जो मैक्सिमम आपके इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था MP सब इंजीनियर 2016 में, MP सब 2016 में आया हुआ था। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे।
तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्जिंग प्रोसेस नेसेसरी इंक्रीज द डायमीटर ऑफ वर्क। तो अपसेट फोर्जिंग आपको पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन करवा चुके हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अपसेटिंग, ये जो अपसेटिंग प्रोसेस है, यदि हम इसका देखें वर्कपीस का लेंथ को डिक्रीज करेंगे और डायमीटर को इंक्रीज करेंगे। यदि ये इतने डायमीटर का था और इसे हम इतने डायमीटर का बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो इस समय इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी लेकिन डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। किस प्रोसेस से करते थे? अपसेट फोर्जिंग से करते थे। और ये भी क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया है? यहाँ देखिए यूके जेई 2013 में आया था और यहाँ एमपी सब इंजीनियर 2016 में, तो प्लस एमपी सब इंजीनियर 2016 में आया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को रिमूव किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कोल्ड वर्किंग से रिलेटेड है। कोल्ड वर्किंग इन विच कोल्ड वर्किंग इन विच कोल्ड वर्किंग इन विच हार्डनेस ऑफ वर्क इज हार्डनेस ऑफ वर्क इज इंक्रीज्ड इज कॉल्ड। इंक्रीज इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कोल्ड वर्किंग जिसमें वर्कपीस की हार्डनेस आपकी इंक्रीज होगी वो क्या कहलाएगा। आइए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए है वर्क हार्डनिंग, अब आप समझिए जैसे अगर कोई वर्कपीस हमारा हो, मान लीजिए ये आपका वर्कपीस है, अगर इसे हम लोग इस तरीके से रोलिंग प्रोसेस के थ्रू ऐसे गुजारेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से ये वर्कपीस बन जाएगा। अब उसके बाद इस वर्कपीस की हार्डनेस यदि इंक्रीज हो गई, हार्डनेस इंक्रीज हो गई, तो हमें ऐसे प्रोसेस को क्या हम कह नहीं सकते हैं? वर्क हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग हम लोग क्या इससे नहीं इंक्रीज कर सकते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से? देन आफ्टर यदि इसके अंदर और ज़्यादा हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो हम इस पूरे वर्कपीस को हॉट करेंगे और ले जाकर किसी तेल में या वाटर में या ऑयल में अचानक से डुबो देंगे, जिसे हम लोग क्विंचिंग कूल प्रोसेस कहते हैं। उस समय वर्कपीस के अंदर के मैक्सिमम कार्बन पार्टिकल सरफेस पे आकर कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी सरफेस हार्डनिंग, जिसे और केस पर भी आते हैं तो केस हार्डनिंग कहलाती हैं। तो वहाँ से भी हम लोग हार्डनिंग करते हैं और यहाँ से भी हम लोग हार्डनिंग कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कम हार्डनिंग होगी और वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होगी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हार्डनिंग ही कहलाएगा। लेकिन बी, सी और डी ऑप्शन भी देख लीजिए। बी ऑप्शन आपका कह रहा है एज हार्डनिंग, तो एज पर थोड़े नहीं होगा। जब हम लोग कोल्ड वर्किंग करेंगे तो पूरे वर्कपीस पर हार्डनिंग हमारी हो जाएगी। देन सी ऑप्शन कह रहा है फ्लेम हार्डनिंग, ये फ्लेम हार्डनिंग आपका हीट ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। जैसे वर्कपीस आया, अब इस वर्कपीस को हमने ऐसे रख लिया, ऐसे रख लिया, इसके ऊपर यहाँ पे नोजल से ऐसे हमने एसिटिलीन गैस C2H2 गैस प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जब यहाँ पे आर्क देंगे, हीट देंगे, तो ये बर्न होगी, मतलब आप स्पार्किंग देंगे तो ये बर्न होकर फ्लेम बनाएगा और इसके चारों तरफ ये फ्लेम से क्या करेगा? कवर कर देगा। देन इस वर्कपीस को बहुत ज़्यादा हीट करेगा। फिर इस वर्कपीस को नीचे ले आएंगे, ये नीचे आएगा और यहाँ पर एक दूसरा नोजल लगा होगा। इस नोजल के थ्रू H2O मतलब कोल्ड वाटर को इंटर कराते जाएंगे
और ये वाटर इसके चारों तरफ स्प्रे होता रहेगा, जिससे क्या होगा, ये वर्कपीस यहाँ पर एसिटिलीन द्वारा हीट होगा और तुरंत ही जस्ट आफ्टर H2O द्वारा कोल्ड होता रहेगा। तो इस क्विंचिंग कूलिंग प्रोसेस से इस वर्कपीस की हार्डनेस बढ़ती है, जिसे हम लोग फ्लेम हार्डनिंग कहते हैं। तो यहाँ फ्लेम हार्डनिंग नहीं हो तो आपका हीट ट्रीटमेंट का एक पार्ट हो गया। तो ये हो गया, फ्लेम हार्डनिंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दिस। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले ही आपको बता दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ था ये भी देख लीजिए। MP सब इंजीनियर 2016 में आया था। यह क्वेश्चन आपका MP सब इंजीनियर 2016 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रोलिंग फोर्जिंग आर कंप्लीट ऑफ मेटल। रोलिंग forging are complete of metal, completes of metal डैश डैश, ये डैश दिया है, फिर ऑपरेशन। तो आई थिंक आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि रोलिंग फोर्जिंग ऑपरेशन किसके अंतर्गत आता है। तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज ए मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। यह एक मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन का टाइप है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर्मिंग ऑपरेशन, यहाँ भर सकते हैं फॉर्मिंग ऑपरेशन। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था, पहला दिया था आपका ग्राइंडिंग, दूसरा ऑप्शन आपका दिया था कटिंग, सी ऑप्शन आपका दिया था फॉर्मिंग, मिल गया ना, और डी ऑप्शन आपका दिया था ड्रिलिंग। तो ना ड्रिलिंग होगा, ना कटिंग होगा, ना ग्राइंडिंग होगा, ये इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, फॉर्मिंग। ये क्वेश्चन आपका UPRVNL JEE 2014 में आया था। UPRVNL JEE 2014 में आया था। तो देखिए 14 का कितना आसान सा क्वेश्चन था, सीधे मेटल फॉर्मिंग के बारे में ही पूछ लिया। आइए अब नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है which of the following metal, which of the following metal can be easily, metals can be easily dry into wire। जैसे कोई हमारा बिलेट हो और उस बिलेट को एक लंबे वायर में कन्वर्ट करना हो, तो निम्न में से सबसे आसान किस मेटल द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया है टिन, ऑप्शन बी दिया है, इन चारों से हमें मैच कराना है, कॉपर, ऑप्शन सी दिया है जिंक, एंड ऑप्शन डी दिया है कास्ट आयरन। तो देखिए कास्ट आयरन एक हार्ड मेटल है, इसको आसानी से वायर में बिल्कुल नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा कट हो गया। अब टिन, कॉपर और जिंक में सबसे सॉफ्टर मेटल कॉपर होगा, आसानी से इसको हम पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। तो थोड़ी सी मेटल प्रॉपर्टीज़ भी आपको इसमें आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया था वो देख लीजिए। उत्तराखंड जेई यूके जेई 2013 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करें। 13 क्वेश्चन आपका एक स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ये कह रहा है निम्न में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट ए आपका दिया है हॉट रोलिंग प्रोड्यूस ए हॉट रोलिंग प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्गर शाफ्ट देन कोल्ड रोलिंग। ये गलत कह रहा है सॉरी, कोल्ड रोलिंग। देखिए कोल्ड रोलिंग में स्ट्रॉन्गर सॉफ्ट मिलेगी, हॉट रोलिंग में नहीं मिलेगी। आपको मैंने अच्छे से बताया था। तो ये ऑप्शन रॉन्ग कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कोल्ड रोलिंग प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्गर सॉफ्ट। ये बिल्कुल सही कह रहा है। कोल्ड रोलिंग प्रोड्यूस ए stronger shaft than hot rolling हॉट रोलिंग के रिस्पेक्ट में कोल्ड रोलिंग हमारी एक स्ट्रॉन्गर शाफ्ट प्रोड्यूस करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोल्ड वर्किंग में हमारा क्या होता है, मेटल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब ऑप्शन बी अब बिल्कुल करेक्ट है आपका। सी ऑप्शन देख लीजिए, सी और डी क्या कह रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है शाफ्ट आर नॉट मेड बाय रोलिंग। शाफ्ट आर नॉट मेड बाय रोलिंग। रोलिंग के माध्यम से हम शाफ्ट को नहीं बना सकते हैं। देन आफ्टर डी ऑप्शन कह रहा है, देखिए सी कितना गलत ऑप्शन कह रहा है। रोलिंग से हम किसी भी शाफ्ट को बना सकते हैं, जबकि उसने कहा नहीं बना सकते हैं, तो वो गलत हो गया। डी ऑप्शन कह रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ शाफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शाफ्ट डायमीटर। ये इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट मरोड़ होता है किसी शाफ्ट का मरोड़, मतलब ये शाफ्ट आपकी हो गई। अब अगर इस शाफ्ट को यहाँ से फिक्स कर दिया जाए, यहाँ से फिक्स कर दिया जाए और इसे ऐसे ट्विस्ट दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, तो अब ये क्या होगा, अगर शाफ्ट का डायमीटर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम ट्विस्ट होगा, और कम होगा तो ज़्यादा ट्विस्ट होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शाफ्ट डायमीटर। चलिए इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। कोल्ड रोलिंग प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग शाफ्ट। कोल्ड रोलिंग एक मजबूत शाफ्ट को प्रोड्यूस करेगी और हॉट रोलिंग एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल शाफ्ट को प्रोड्यूस करेगी। मतलब कैसा, उससे स्ट्रॉन्गर से लेस रहेगा।
ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था एमपी सब इंजीनियर 2015 में, एमपी सब 2015 कॉमा यूपीआरवीएनएल यूपीआरवीयूएनएल जेई 2014। तो 2 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम डिस्कस करते हैं। 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली डाई आर यूज्ड। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है गेट में भी, ईएस में भी, जेई में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई आर यूज, मतलब कौन सी डाई निम्न में से यूज की जाएगी। डाई के मटेरियल की बात कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखें ऑप्शन ए दिया है टंगस्टन। हालांकि टंगस्टन मटेरियल भी हार्ड होता है लेकिन बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए इसका यूज कम करते हैं। ऑप्शन बी दिया है मॉलिब्डेनम। प्योर मॉलिब्डेनम का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये भी एक कॉस्टली मटेरियल होता है। जब हम मॉलिब्डेनम को किसी एलॉइंग एलिमेंट के साथ मिला देंगे तब उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका दिया है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन बहुत ही हार्ड मेटल होता है, तो इसका उपयोग हम डाई बनाने के लिए नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा उपयोग अब किसका करेंगे। ऑप्शन डी आपका दिया है हार्ड वर्क टूल स्टील। बिकॉज आपका स्टील अदर मटेरियल से सस्ता है और अच्छा है, टूल स्टील। तो इस तरीके से इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया हुआ था, चलिए उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था एमपी सब इंजीनियर 2015 में। एमपी सब 2015, सब मतलब सब इंजीनियर है ना, असिस्टेंट जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 उप इंजीनियर, सहायक इंजीनियर ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है in order to get the uniform thickness to the plate by rolling process, one provides इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू गेट द यूनिफॉर्म थिकनेस। यदि हमें यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड करानी हो तो मैंने आपको बताया था कैम्बर रोलिंग, याद आना चाहिए आपको। कैम्बर रोलिंग में यूनिफॉर्म थिकनेस हमें प्रोवाइड कराई जाती थी। लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है, कैम्बर ऑन द रोल, कैम्बर ऑन द रोल। और कैसा कैम्बर बनाते थे, इस तरीके का, ऐसा कैम्बर हम लोग प्रोड्यूस कराते थे। तो ये हमारा होता था कैम्बर रोलिंग। चलिए बी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी आपका कह रहा है, वैसे कैम्बर ही सही रहेगा, इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। 3 और देख लेते हैं। कह रहा है ऑफसेट ऑन द रोल, ऑफसेट ऑन द रोल। सी ऑप्शन कह रहा है हार्डनिंग ऑफ द रोल,
हार्डनिंग ऑफ द रोल, और डी ऑप्शन कह रहा है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था एसएससी जे 2013 में। देखिए एसएससी जे का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा हुआ था इन ऑर्डर टू गेट द यूनिफॉर्म थिकनेस टू द प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस के थ्रू किसी प्लेट पर यूनिफॉर्म थिकनेस अगर हमें प्रोवाइड करनी हो तो उस समय हम क्या करेंगे, तो हम कैम्बर ऑन द रोल यूज कर लेते हैं। बाकी ऑफसेट रोलिंग का नहीं करेंगे। और हार्डनिंग ऑफ द रोल की हार्डनिंग अगर हम कर देंगे तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, वो रोल की केवल लाइफ बढ़ेगी। एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कस करेंगे। 16 कह रहा है ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन can be performed simultaneously in, मतलब कह रहा है ब्लैंकिंग और पियर्सिंग ऑपरेशन को हम लोग लगातार यूज करेंगे, परफॉर्म करेंगे साइमल्टेनियसली। कब? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए सिंपल डाई पर, सिंपल डाई पे नहीं करते हम लोग, कंपाउंड डाई पे करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है प्रोग्रेसिव डाई। ऑप्शन सी कह रहा है कॉम्बिनेशन डाई, और ऑप्शन डी कह रहा है कंपाउंड डाई। पहले देखिए क्वेश्चन आया कहाँ, ये भी एसएससी जेईई 2013 में आया है। देखिए जब हम लोग ब्लैंकिंग और पियर्सिंग ऑपरेशन को साइमल्टेनियसली करेंगे बदल कर, तो वो हमारा होगा सिंपल डाई पर नहीं करेंगे। सिंपल डाई पर एक ही ऑपरेशन लगातार ऑपरेट होगा, या तो ब्लैंकिंग करेंगे या तो पियर्सिंग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से पियर्सिंग मतलब कॉइनिंग वगैरह जो प्रोसेस हम लोग करते हैं। दूसरी बात करेंगे प्रोग्रेसिव डाई का मतलब एक स्टेप में डाई हमने लगाया, फिर दूसरा स्टेप उससे बड़ा साइज, तीसरा उससे बड़ा साइज, या छोटे स्टेप में करते चले गए, तो वो हमारी होती है प्रोग्रेसिव डाई, उसे भी नहीं करेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब कई सारी डाई एक साथ हमारा कंबाइन होकर वर्क करेंगे, तो वो भी नहीं करेंगे। हम कंपाउंड डाई का उपयोग करते हैं इस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसको रिमूव किया जाए, फिर क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हम लोग 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलिए देखिए, इससे एसएससी जेईई में बहुत कम आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अदर इंजीनियरिंग में आपको खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा। गेट और यस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू, नहीं 17। देखिए 16 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन 17 स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन आपका कह रहा है अच्छा देखिए, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी मटेरियल कैन बी ड्रान इनटू वायर। तो ये आपको ऐसे ही हम बता दे रहे हैं कि जब किसी पतले तार में हम किसी मटेरियल को खींचते हैं तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू खींचते हैं। सीधी सी बात है, डक्टिलिटी होगी। जितना ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा उतनी अच्छी हमारी क्या होगी, अच्छी जो है वायर बनेगी, बहुत लॉन्ग वायर बनेगी। तो ऑप्शन ए दिया था डक्टिलिटी, बी दिया था इलास्टिसिटी, सी दिया था प्लास्टिसिटी और डी दिया था ब्रिटलनेस। तो ये क्वेश्चन आपका एमपी सब इंजीनियर 2016 में आया था। आसान सा क्वेश्चन था कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू मेटल को पतले तार में खींचा जाता है। तो इसे तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं which of the following is used to produce सीमलेस ट्यूब। सीमलेस ट्यूब का मतलब बिल्कुल एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ, हमारा मतलब एयर लीक प्रूफ और वाटर लीक प्रूफ बनाई जाएगी। तो ऐसी पाइप बनाने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पंचिंग से अगर हम करेंगे तो वहाँ पे एयर और वाटर प्रूफ नहीं बनेगा, लेकिन अगर पियर्सिंग ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ पर एयर और वाटर प्रूफ दोनों बनेगा। तो हम लोग पियर्सिंग ऑपरेशन से इसको बनाते हैं। लेकिन ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए आपका दिया है रोलिंग, ऑप्शन बी दिया है ड्राइंग, कॉमा ऑप्शन सी दिया है आपका टू हाई रोल मिल, कॉमा ऑप्शन डी आपका दिया है फोर्जिंग। तो इस तरीके से है, नो 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 फोर्जिंग नहीं दिया है। ऑप्शन डी आपका दिया है पियर्सिंग। तो हम इसे किस ऑपरेशन के थ्रू बनाते हैं, पियर्सिंग ऑपरेशन के थ्रू किसी भी ट्यूब को सीमलेस बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है, ये देख लीजिए। ये आया है एमपी सब इंजीनियर 2016 में। 2016 में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन हम लोग दो तरीके से करेंगे, कोल्ड एक्सट्रूजन और हॉट एक्सट्रूजन। उसमें भी एक में फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, एक में बैकवर्ड एक्सट्रूजन, देन इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि हॉट एक्सट्रूजन करेंगे तो हमारा क्या सबसे मेजर प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियसली है वर्कपीस हॉट होगा।
तो उसमें जो हम लोग टूलिंग वगैरह लगाएंगे, डाई लगाएंगे, वो कैसे होंगे, हीट रेजिस्टेंट डाई होनी चाहिए। देन आफ्टर जब मेटल हमारा बाहर निकलेगा तो वो कूल होकर श्रिंक होने की कोशिश करेगा, तो उसका शेप और साइज भी बिगड़ सकता है। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या मैच कराएंगे। ऑप्शन ए कह रहा है डिजाइन टू पंच ऑप्शन बी आपका कह रहा है डिजाइन टू डाई, ऑप्शन सी आपका कह रहा है वियर एंड टियर ऑफ डाई, वियर एंड टियर ऑफ डाई एंड ऑप्शन डी आपका कह रहा है वियर ऑफ पंच। वियर ऑफ पंच। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, डिजाइन टू पंच। जब हम लोग एक्सट्रूजन ऑपरेशन करते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये वर्क पीस है, अब इसे अगर हम लोग इस डाई पर, मान लीजिए कि ये हमारी इस तरीके से एक डाई हो गई, अब इस मेटल को अगर हम यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से एक रॉड के रूप में निकलेगा। अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो ऐसा निकलेगा। अब अगर ये हॉट कंडीशन में होगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस डाई को सेफ रखना, क्योंकि डाई हमारी कैसी होनी चाहिए, हीट रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन डिज़ाइन में पंच की डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी डिज़ाइन को डाई को हमें सेफ रखना है। तो इसीलिए डिज़ाइन ऑफ डाई, ये जो डाई हमारी बन रही है, इस डाई को सेफ रखना है, बिकॉज ऑफ ये वर्क पीस हॉट कंडीशन में है, इसे हीट रेजिस्टेंट बनाना है, ऊष्मा प्रतिरोधी बनाना है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कब आया था, चलिए देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRBJ 2015 RRBJ 2015 में आया था। RRBJ 2015 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है hot working is done, hot working is done, ऑप्शन ए है above melting point temperature, above melting point टेम्परेचर। तो हॉट वर्किंग हम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं 0.6 TM से ऊपर करते हैं। यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसमें 0.4 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो लगभग 640 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इससे ऊपर करेंगे लेकिन 1600 तक नहीं पहुंचने देंगे। बट ये कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर चले जाएंगे, मतलब अगर वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्कपीस मेल्ट कर जाएगा तो हम उससे भी ऊपर प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, जो कि ये गलत है। चलिए बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आपका बी ऑप्शन कह रहा है एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये सही बात बोल रहा है, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो हमेशा हम लोग हॉट वर्किंग को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ये सही है। सी और डी ऑप्शन को भी इसमें देख लीजिए ताकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट रहे। सी कह रहा है बिलो द
क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और ये कोल्ड वर्किंग के लिए होगा, इसको ध्यान रखिएगा। डी आपका कह रहा है बिलो 0 डिग्री, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री से भी नीचे हम हॉट वर्किंग को करेंगे। ये तो बिल्कुल भी एकदम असत्य बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है। तो इस तरीके से इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया था? ये क्वेश्चन आया था 2 बार आया। देखिए आरआरबी सेक्शन इंजीनियर, आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आया है और उसके बाद एसएससी जेई में भी आया है। एसएससी जेई 2012 में आया है और आरआरबी एसएससी 2015, सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दी हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज डन। ये वही क्वेश्चन रिपीट किया है एट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे हम लोग वार्म वर्किंग करते हैं। बी ऑप्शन है एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो हम लोग कहाँ करते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर इस वर्किंग को करते हैं। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, ये हमारा अब तक कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, मेटल फॉर्मिंग, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन से रिलेटेड जितने भी जेईई के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से गेट और ईएस के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अपने। तो चलिए आइए हम लोग अब अपने गेट और ईएस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले आईईएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, देन आफ्टर गेट के भी कर लेंगे थोड़े बहुत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। आईईएस के क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए थोड़ा सा मैच कराना है, मैच द लिस्ट में कराना है। यहाँ मान लीजिए लिस्ट आपकी 1 रहे और यहाँ मान लीजिए आपकी लिस्ट 2 रहे। लिस्ट 1 में आप देखिए ऐसा दे दें A B C D, इस तरीके से दे दें, और लिस्ट 2 में 1 2 3 4 इस तरीके से दे दें। अब इसके अंदर जो कंटेंट देगा वो कंटेंट कहेगा यहाँ वायर ड्राइंग दे दें, वायर ड्राइंग दे दे, यहाँ एक्सट्रूजन दे दे, बी पे एक्सट्रूजन दे दे, सी पे ब्लैंकिंग दे दे और डी पे बेंडिंग दे दे। अब इसे मैच कराएंगे हम लोग अपने लिस्ट 2 से। लिस्ट 2 में आपका कहेगा शियर फोर्स, और टेंसाइल फोर्स, देन कंप्रेसिव फोर्स, देन स्प्रिंग बैक फोर्स, स्प्रिंग बैक फोर्स। अब इसके 4 ऑप्शन देगा, देखिए इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए बी सी डी, और यहाँ ए बी सी डी ऐसा मैच कराने के लिए देगा। इसमें जो पहला देखे मैच करा रहा है, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, सी का 1 और डी का 3, और इसमें है बी ऑप्शन पे है 2 1 3 4, 2 1 3 4 और 2 3 1 4, 2 3 1 4, देन आफ्टर 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब इसमें से कह रहा सिलेक्ट करिए, ए वाला सही होगा, बी वाला, सी वाला या डी, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब हम बात करेंगे वायर ड्राइंग की, तो वायर ड्राइंग आप क्या करते हैं, खींचते हैं। एक लिक्विड मोल्टेन मेटल लेंगे डाई में भर के, उसे हम लोग खींचेंगे तो वो पतले तार में बनता हुआ चला जाता है।
तो इस तरीके का ऑपरेशन को वायर ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ शियर नहीं होगा, टेंसाइल फोर्स हम उस पर लगाते हैं, मतलब हम ए का क्या मैच करा दें, 2 मैच करा दें। अब एक ट्रिक आपको बताते हैं, निगलेक्टिंग, मतलब निगलेक्टिंग मेथड उसे बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए ए का 4, ए का 2, ए का 2, बी, जहाँ जहाँ 4 आपको मिले वहाँ वहाँ निगलेक्ट कर दीजिए। अब आपको तुक्का लगाने में आसान हो जाएगा। अगर बाई द वे मान लीजिए आपको अदर सारे नहीं आ रहे हों, केवल एक का आपको मैचिंग आ रहा हो, तो अब आपके पास 50% रिस्क है, 50% सही होने का चांस है। आंख बंद करके अगर ए पे लगाएं, बी पे लगाएंगे तो 50% सही और गलत होने का चांस है, सी पे लगाएंगे तो भी। चलिए चेक करते हैं अभी तुक्का क्यों लगाएंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर बी ऑप्शन को मैच करा लें, देखिए बी में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, या तो 1 सही होगा या तो 3 सही होगा, तो मैच करा लेते हैं। तो अब बी में हमारा क्या दिया है, एक्सट्रूजन। तो जब हम लोग एक्सट्रूजन करते हैं तो वहाँ कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। ऐसे देखिए ये डाई हम लोग लगाएंगे, इस डाई में अपने मेटल को, ऐसे ही हमारी डाई होगी और यहाँ से मेटल को हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, देन ये मेटल बाहर जाएगा। तो इसमें हम लोग कौन सा फोर्स लगाएंगे, एक्सट्रूजन में हमेशा कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स 2, बी का 3 हो गया। तो देखिए बी का 1 यहाँ पे है बी वाले में और बी का 3 यहाँ पे है, तो हमारा सी ऑप्शन यहीं से करेक्ट हो गया। अब आपको ये दोनों नहीं भी पता है तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे ब्लैंकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, शियर लगाते हैं, शियर फोर्स, और बेंडिंग ऑप्शन जब हम करेंगे तो वहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लगाते हैं। इस तरीके से ये हमारी डाई होगी। अब ये वर्कपीस हमारा हो गया, यहाँ पर आपको सिमिलर इसी तरीके का ये होगा। अब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये आकर इस आकार में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम लोग बेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। ये स्प्रिंग टाइप का बैक फोर्स लगाता है, पहले नीचे जाएगा फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा होता है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया था, IES 1996, IES 1996 में आया था। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग 21 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट, द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट मतलब डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टी आई माइनस टी एफ, इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस हमारी होती थी। तो चलिए अभी देख लेंगे। द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन रोलिंग, इन रोलिंग विच इज द डिफरेंस बिटवीन, which is the difference between initial and final thickness, initial and final thickness, initial and final thickness of the sheet metal,
of the sheet metal depend on ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है रोलिंग फोर्स। तब तक आप लोग सॉल्व करते रहिए, फिर हम सॉल्व कराते हैं। रोलिंग फोर्स। ऑप्शन बी कह रहा है रोल रेडियस एंड ऑप्शन सी रोल विड्थ एंड ऑप्शन डी yield shear stress of the material। yield shear stress of the material। चलिए सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन का क्या फिनोमेना कह रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन ने कहा द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन रोलिंग। ड्राफ्ट देखिए ये यहाँ पे देखिए ये आपका रोलिंग हो गया इस तरीके से। अब यहाँ से ये रोल जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बनेगा यही मैक्सिमम ड्रॉप है, ये मैक्सिमम ड्रॉप है और ये ड्राफ्ट एंगल होता है। ड्राफ्ट एंगल होता है, ये वर्क पीस आपका हो गया। अब जो मैक्सिमम ड्राफ्ट आपका कब बनेगा? जब इस रोल का रेडियस बढ़ेगा। अगर रोल का रेडियस कम होगा तो ड्राफ्ट कम बनेगा, रोल का रेडियस बढ़ेगा तो ड्राफ्ट बढ़ेगा। तो मतलब जो ड्राफ्ट आपका होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इस रोल के रेडियस पर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए पहला दिया है रोलिंग फोर्स, नहीं। दूसरा दिया है रोल रेडियस, तो इसका मतलब रोल रेडियस पर ये डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से इसका सलूशन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका IES 2018 में आया हुआ था। 2018 ES के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है consider the following process method for plastic। consider the following processing method for plastics। प्लास्टिक्स। ऑप्शन देखिए पहले 1 2 3 4 4 पॉइंट लिखे हैं। 1 ट्रांसफर मोल्डिंग। 2 आपका दिया है एक्सट्रूजन। 3 आपका दिया है थर्मोफॉर्मिंग। एंड 4 आपका दिया है कैलेंडरिंग। तो इस तरीके से अब ये कह रहा है विच ऑफ दीज are best suited for processing of plastics of their final shape। plastics of their final shape। अब ऑप्शन मैच कराना है इसमें। ऑप्शन ए है आपका 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ऑप्शन बी है 1 2 4।
ऑप्शन सी है 3,4 एंड ऑप्शन डी है 1,2,3,4। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहले कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसिंग मेथड फॉर प्लास्टिक्स। मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए हम निम्न में से फॉलोइंग को कंसीडर करें और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जब हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र मोल्डिंग करते हैं तो वो भी एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, अपने शेप को रिगेन नहीं करता है। दूसरी बात है एक्सट्रूजन, चाहे वो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन करें चाहे बैकवर्ड एक्सट्रूजन करें, मेटल अपने शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर लेगा। इट मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉसिबल होगा। थर्ड आपका दिया है थर्मोफॉर्मिंग, मतलब जब हम लोग हीट को प्रोड्यूस करके मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक शेप से दूसरे शेप में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑपरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखिए पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे, कैलेंडरिंग। इसमें भी आपका मेटल एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा हो गया 1, 2, 3 एंड 4, मतलब डी ऑप्शन आर करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका आया था IES 2016 में, IES 2016 में आया हुआ था। चलिए आप आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए थोड़ा सा ES के क्वेश्चन लेंदी होते हैं। लेंदी इसलिए होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इन हॉट डाई फोर्जिंग। इन हॉट डाई फोर्जिंग, इन हॉट डाई फोर्जिंग थिन लेयर ऑफ मटेरियल, थिन लेयर ऑफ मटेरियल, thin layer of material all rounded the forging is all rounded the forging is, मतलब जब हम लोग हॉट डाई फोर्जिंग करेंगे, फोर्जिंग ऑपरेशन में हम लोग हॉट मेटल को वर्कपीस को गर्म करेंगे, देन उसे डाइस में कंप्रेसिव फोर्स से आगे लगाएंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे हॉट डाई फोर्जिंग ऑपरेशन। और जब वहाँ पे एक थिन लेयर मतलब पतली लेयर बनानी हो हॉट डाई ऑपरेशन से, तो उस समय जो मटेरियल होगा वो ऑल राउंडेड द फोर्जिंग ऑपरेशन कहलाएगा। तो उस समय क्या क्या ऑप्शन मैच कराना होगा। ऑप्शन ए है आपका गटर स्पेस, गटर स्पेस, गटर स्पेस कॉमा विच फिल अप द हॉट गैसेस, विच फिल अप द हॉट गैसेस। तो हॉट गैसेस से हम इसको फिल, जो बीच का स्पेस होता है गटर का जिससे हम मेटल को पास कराएंगे, वहाँ के बगल अगर थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो उस स्पेस को हम हॉट गैसेस से फिल नहीं करेंगे। वो हमारा कैसा रहेगा, मतलब वो खाली रहेगा, स्पेस बना रहेगा। तो इस तरीके से ये नहीं सही होगा। बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आपका होगा फ्लैश कॉमा द विड्थ ऑफ फ्लैश, the width of it is, the width of it is
it is an indicator of the pressure developed in the cavity. जब हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे इस तरीके से एक डाई हमारी हो, ऐसी, सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग मेटल अपना लें और इसे प्रेस करें तो ये मेटल हमारा इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो उस समय हमारा क्या होगा, देखिए फ्लैश, थोड़ा सा फ्लैश जनरेट होगी, देन द विड्थ ऑफ इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेशर डेवलप्ड इन द कैविटी। इस पे हम जितना कैविटी प्रेशर लगाएंगे वो हमारी इस विड्थ को इंडिकेट करेगा। ज़्यादा विड्थ होगी तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और कम विड्थ होगी तो कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा फोर्जिंग प्रोसेस का एक इंडिकेटर कहलाता है। इट मीन्स हम बी ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं। सी और डी ऑप्शन देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है, देखिए ऑप्शन सी को देख लेते हैं। सी ऑप्शन है क्वाइनिंग, क्वाइनिंग रॉन्ग होगा, क्वाइनिंग नहीं होगा। और डी ऑप्शन है कैविटी विच इज फिल विथ, कैविटी विच इज fill with hot impurities in the material। ये रॉन्ग बात कर रहा है। जो बीच में कैविटी हमारी बनी रहेगी, ये कह रहा है उसमें हम हॉट इम्प्यूरिटीज, गर्म अशुद्धियों द्वारा फिल कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इम्प्यूरिटीज जब भी जाएंगी तो हमारे मेटल को डिफेक्टिव बनाएंगे, तो इस तरीके से ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, देख लेते हैं कब आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये आया था आपका IES 2014 में, IES 2014 में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखिए हम लोगों ने 23 तक सॉल्व किया है, अब क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए एक्सट्रूजन प्रोसेस कैन इफेक्टिवली, एक्सट्रूजन process can effectively reduce the
reduce the cost of product through, ये कह रहा है जो हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस को यूज करते हैं उसमें एक्सट्रूजन प्रोसेस कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जब एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम करेंगे तो उसमें जो हमारे वर्कपीस की कॉस्ट आएगी उसे हम रिड्यूस करेंगे। किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मटेरियल सेविंग, मटेरियल सेविंग। तो हम मटेरियल को सेव नहीं कर सकते हैं, जितना हमें एक्सट्रूजन करना होगा वो मटेरियल हमारा एक्सट्रूजन में होगा ही होगा, उसे हम सेव नहीं कर सकते हैं। तो मटेरियल सेविंग से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेंगे। ऑप्शन बी दिया है प्रोसेस टाइम सेविंग। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम को भी नहीं सेव कर पाते हैं, क्योंकि चाहे फॉरवर्ड एक्सट्रूजन हो चाहे बैकवर्ड एक्सट्रूजन हो, एक उसका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिटेड टाइम होता है जिस पर हमें मटेरियल को डिफॉर्म करना होता है। तो हम टाइम को भी सेव नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए सी, कुल मिला के टाइम के कर्व की बात करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे जाके ऐसे कांस्टेंट हो जाता है, इस तरीके से। मतलब यहाँ तक कॉस्ट आपकी ऐसे ये होगी, फिर इस तरीके से ये हो जाएगा, या ऐसे हम जाके ऐसे कह सकते हैं। चलिए सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन कह रहा है सेविंग इन टूलिंग कॉस्ट। ये सही बात कर रहा है, सेविंग इन टूलिंग कॉस्ट। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा देखिए बहुत चीप टूल का यूज़ करेंगे तो बार बार टूट जाएगा और कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टूल का उपयोग करेंगे तो भी हमारा जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम एक ऐसे इंटरमीडिएट टूल का यूज़ करें जिससे मैक्सिमम फोर्जिंग ऑपरेशन को हम अचीव कर सकेंगे उस टूल के माध्यम से। तो हम टूल से क्या करेंगे, अपने टूल में सेविंग करके इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इट मीन्स सी ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया। डी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सेविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सेविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी सैलरी वगैरह कम करके हम उसकी कॉस्ट को कम कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उसकी सैलरी कम करेंगे तो वो या तो आपकी जॉब को छोड़ के चला जाएगा दूसरी कंपनी में, या फिर वो उतना इफेक्टिवली वर्क आपको नहीं देगा, अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाएगा, तो आपका क्या होगा, कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो रिस्की है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को आप सेव नहीं कर सकते प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था IES 2012, IES 2012 में आया हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। आइए 25 की बात करते हैं। 25 में हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने फोर्जिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, रोलिंग फोर्जिंग ऑपरेशन से रिलेटेड। चलिए एक अच्छा मैच कराने के लिए ऑप्शन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बिलोंग टू फोर्जिंग ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बिलोंग टू फोर्जिंग ऑपरेशन। फोर्जिंग ऑपरेशन। ऑप्शन ए है, नहीं 1 2 3 करके है। 1 है फुलरिंग, ऑप्शन बी है सेविंग, 2 है सेविंग एंड
स्वेजिंग है, सेविंग नहीं स्वेजिंग है, स्वेजिंग। और थर्ड ऑप्शन है वेल्डिंग। तो सबसे पहले अगर हमें निगलेक्ट करना हो तो हम वेल्डिंग को निगलेक्ट कर दें, क्योंकि वेल्डिंग हमारा एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, वो कभी भी फोर्जिंग ऑपरेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो चाहे तो हम पहले से ही थर्ड को निगलेक्ट कर दें। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया था, देखिए निगलेक्टिंग मेथड यही होता है। ऑप्शन ए आपका दिया था 1 and 2, 1,2। ऑप्शन बी दिया था 2,3। ऑप्शन सी दिया था 1,3 और ऑप्शन डी दिया था 1,2,3। विदाउट दिमाग लगाए, मतलब विदाउट एफर्ट लगाए आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वेल्डिंग आपका कहीं भी फोर्जिंग ऑपरेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। जहाँ जहाँ 3 ऑप्शन मिले उसे निगलेक्ट कर दीजिए। देखिए 3 आपका यहाँ पर भी है, डी रॉन्ग हो गया। 3 आपका यहाँ पर भी है, सी रॉन्ग हो गया। 3 आपका यहाँ पर भी है, बी रॉन्ग हो गया। इट मीन्स आपका अपने आप विदाउट एफर्ट लगाए बी ऑप्शन करेक्ट मिल गया। इट मीन्स फुलरिंग और स्वेजिंग ऑपरेशन दोनों हमारे फोर्जिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों ऑपरेशन क्या होते हैं, थोड़ा सा फुलरिंग के बारे में समझ लीजिए। जब हम लोग रिवेट का यूज करते हैं, ऐसे रिवेट जॉइंट, यहाँ पर हम लोग ऐसे रिवेट लगाते हैं और ये रिवेट आपका देखिए पहले स्टेज में रिवेट हम लोग ऐसे करेंगे, इसके रिवेट की बॉडी को हम लोग इसके अंदर इनलेट कराएंगे। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर हैमरिंग एक्शन करेंगे और हैमरिंग एक्शन करके इसको हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे। अब इस तरीके का बनाने के बाद अगर मान लीजिए कि इस जोड़ को हमें लीक प्रूफ और एयर टाइट जॉइंट बनाना हो, जैसे बॉयलर वगैरह में, तो इसके एज पर एक टूल का यूज करते हैं इस तरीके से और इसे हैमरिंग एक्शन करते हैं। यहाँ पर हैमरिंग एक्शन करेंगे जिससे ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लीक प्रूफ जॉइंट बना देगा। सिमिलर यहाँ पर भी ऐसा ही प्रोसेस करते हैं। ये टूल को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर हैमरिंग एक्शन करेंगे जिससे ये जॉइंट हमारे, मतलब कोई भी एयर इधर से जाकर बाहर लीक नहीं कर पाएगी, ना ही कोई लिक्विड। तो ऐसे जॉइंट को हम लोग लीक प्रूफ या एयर टाइट जॉइंट बोलते हैं। जब हम बॉयलर में रिवेट जॉइंट का उपयोग करते हैं तो कॉल्किंग और फुलरिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। कॉल्किंग में कॉल्किंग टूल का उपयोग करते हैं और फुलरिंग में फुलरिंग टूल का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा होता है कॉल्किंग एंड फुलरिंग ऑपरेशन। तो ये एक प्रकार का मेटल फोर्जिंग ऑपरेशन होता है। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, चलिए मैच करा देते हैं। एक तरफ हम लोग लिस्ट 1 बना दें, एक तरफ हम लोग लिस्ट 2 बना दें। लिस्ट 1 को हम लोग ABCD से डिनोट कर दें और ABCD में आपका दिया है कनेक्टिंग रॉड, इसका मतलब ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है। प्रेशर वाल्व, और सी पे मशीनिंग टूल बेड, मशीन टूल बेड, मशीन टूल बेड, और डी पे दिया है कोलैप्सिबल ट्यूब्स, कोलैप्सिबल ट्यूब। अब 1 2 3 4 पे मैच कराएं। 1 2 3 4 ये आपका दिया है। चलिए थोड़ा दूर मैच कराते हैं। 1 2 3 4। 1 में आपका दिया है वेल्डिंग ऑपरेशन, बी में आपका दिया है एक्सट्रूजन मतलब 2 में, और सी में आपका दिया है फोर्जिंग, देन डी में आपका दिया है कास्टिंग। अब इसे मैच कराना है तो यहाँ पर ABCD और ये A, इसको भी हम लोग अलग कलर से शो कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा ABCD।
अब इस पे हमें मैच कराना है 2 1 4 3, 2 1 4 3, देन 3 1 4 2, 3 1 4 2, देन 2 4 1 3, 2 4 1 3, देन 3 4 1 2, 3 4 1 2। ये क्वेश्चन IES 2011 में आया था। यहाँ पे देखिए हमें आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। मतलब ये एप्लीकेशन पूछ लिया है कि वेल्डिंग के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, इन सब में से एक्सट्रूजन के थ्रू क्या बनाएंगे, फोर्जिंग के थ्रू और कास्टिंग के थ्रू क्या बनाएंगे, या कनेक्टिंग रॉड हमारा किसके माध्यम से बनाया जाता है। जो इंजन पिस्टन सिलेंडर में कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट यूज किए जाते हैं, उनमें से कनेक्टिंग रॉड हमारा जो कनेक्टिंग रॉड होता है पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करता है, तो उस कनेक्टिंग रॉड को किसके माध्यम से बनाया जाता है, और कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन पर गजन पिन से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो उस कनेक्टिंग रॉड को बनाने के लिए किसका प्रोसेस का उपयोग करते हैं। तो देखिए कनेक्टिंग रॉड के लिए हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस का उपयोग नहीं करेंगे, एक्सट्रूजन भी उपयोग नहीं करेंगे, फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू बना लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड हम फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दूसरी बात कर रहे हैं प्रेशर वाल्व। जब भी प्रेशर वाल्व हम बनाना चाहें तो अच्छा चलिए प्रेशर वाल्व देखिए, पहले मशीनिंग टूल बेड देख लीजिए। मशीन टूल बेड, अगर बेड को हमें बनाना हो तो आप ये समझ रहे हैं कि बेड हमेशा कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है आसानी से। चलिए चाहे देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट लगे या टफ लगे तुरंत वहाँ निगलेक्टिंग मेथड अप्लाई कर दीजिए। निगलेक्टिंग मेथड क्या होता है, जैसे कि आप देखिए कि प्रेशर वाल्व आपका मशीन टूल बेड हमेशा कास्टिंग से ही बनाया जाएगा। विदाउट कास्टिंग हम मशीन बेड को नहीं बना सकते हैं। तो अब चलिए मैच करिए। देखिए सी का हमारा क्या मैच करेगा, 4 मैच करेगा। सी कहाँ है, यहाँ पे है। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब हमारा सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। पहले इसी से ही सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 50-50 का चांस आ गया कि इसमें 50% लगाएं। तो आइए देख लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड हमेशा हम किसके थ्रू बनाते हैं, फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। तो उस समय हमारा हो जाएगा मतलब ए का 3, ए का 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। देखिए निगलेक्टिंग मेथड में क्वेश्चन बड़ा ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो आपको इस मेथड पर आसानी से सॉल्व हो सके। बस आपको सर्च करने आना चाहिए। तो इस तरीके से IES 2011 का क्वेश्चन था। अब बाकी देखिए ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, नो बी का 1 हो गया और सी का 4 हो गया, डी का 2 हो गया। बी का 1 प्रेशर वाल्व वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे और उसके बाद कोलैप्सिबल ट्यूब हम लोग एक्सट्रूजन के थ्रू बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने IES 2011 का सॉल्व किया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन आफ्टर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने ES और गेट से रिलेटेड। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ES का सॉल्व किया। सिमिलर इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपका इरिगेशन AE के पेपर में आया था। देखिए उस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करा देते हैं। वो क्वेश्चन आपका पूछा गया था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2015 में आया था। क्वेश्चन आपका क्या बना था, इसमें से केवल एक पार्ट इसका उठाया था। पार्ट वो उठाया था कनेक्टिंग रॉड इज जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाई, 4 ऑप्शन दिया था। पहला दिया था कास्टिंग, दूसरा दिया था मशीनिंग, तीसरा दिया था अपसेट फोर्जिंग और चौथा दिया था ड्रॉप फोर्जिंग। अब आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर तो हमने कनेक्टिंग रॉड फोर्जिंग के माध्यम से कहा, लेकिन इसे जब फोर्जिंग के माध्यम से बनाएंगे तो इट इज़ ऑलवेज मैन्युफैक्चर बाई ड्रॉप फोर्जिंग। यह ड्रॉप फोर्जिंग के माध्यम से बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो जाता है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन AE का। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। AE के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे रिमूव करते हैं और AE के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
चलिए हम लोगों ने देखे यहाँ पे क्वेश्चन 26 तक सॉल्व कर लिया था। आइए 27 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। In rolling process, in rolling process, roll separation force, roll separation force can be reduced by, can be reduced by, मतलब ये रोलिंग हो गया, ये वर्क पीस हो गया। अब यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे बाहर जाएगा। अब ये जो रोलर अंदर सेपरेट कर रहा है, मतलब इस पे लगा हुआ है, ये लगातार इसे सेपरेट करने की कोशिश करता है। जो यहाँ पे इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, इंटरनल स्ट्रेस, ये रोलर को लगातार सेपरेट करने की कोशिश करेगा। तो उस सेपरेशन फोर्स को कम करने के लिए या निगलेक्ट करने के लिए, ताकि ये लगातार रोलर हमारा इस पर अप्लाई किया रहें, क्या करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कराएंगे। ऑप्शन ए आपका दिया है इंक्रीज द रोल डायमीटर, इंक्रीज द रोल डायमीटर। जब रोल के डायमीटर को बढ़ाएंगे तो सेपरेशन फोर्स बढ़ेगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। दूसरी बात कर रहा है डिक्रीज द रोल डायमीटर, डिक्रीज द रोल डायमीटर। तो जब रोल के डायमीटर को हम डिक्रीज करेंगे तो सेपरेशन फोर्स हमारा कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन है इंक्रीज विथ फ्रिक्शन बिटवीन द रोल एंड वर्कपीस, इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन बिटवीन रोल एंड वर्कपीस, रोल एंड वर्कपीस। और डी ऑप्शन है फ्रिक्शन बढ़ाने से हमारा सेपरेशन फोर्स नहीं कम होगा, वो हमारा स्लिपिंग कम होगी। डी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग बैकअप रोल, प्रोवाइडिंग। एक लिमिट तक तो बैकअप रोल लगाने से, अगर यहाँ पे हम बैकअप रोल लगा दें तो कुछ लिमिट तक ये बैकअप रोल हमें इसको सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा तो इसे ये सेपरेट कर देगा। उस केस में इस रोल के डायमीटर को हमें कम करना होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड 2017 में, CIL 2017। ए क्या ये MT 2017 में आया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की। क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is correct cold working process? Which of the following is correct for cold working? Is correct for cold working process। ऑप्शन ए दिया है, मतलब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा उसके लिए सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन ए इसमें दिया था पुअर डायमेंशन एक्यूरेसी। हॉट वर्किंग में पुअर डायमेंशन एक्यूरेसी होती है क्योंकि मेटल की फ्लोएबिलिटी भी ज़्यादा होती है और श्रिंकेज भी होता है, आफ्टर कूलिंग वो श्रिंक होता है। दूसरा ऑप्शन दिया था मटेरियल लॉस इज वेरी हाई। कोल्ड वर्किंग में मटेरियल लॉस लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो ये गलत है। सी ऑप्शन दिया था पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड, ये भी गलत होगा
क्योंकि कोल्ड वर्किंग में बेटर सरफेस फिनिश ऑब्टेंड होती है। और डी ऑप्शन दिया था इट इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बेटर देन हॉट वर्किंग। ये एग्जैक्ट सही कह रहा है, क्योंकि कोल्ड वर्किंग में स्ट्रेंथ और हार्डनेस हमारी इंक्रीज करती है। तो पुअर डायमेंशन एक्यूरेसी, डायमेंशनल एक्यूरेसी। और बी ऑप्शन दिया है मटेरियल लॉस इज वेरी हाई, मटेरियल लॉस इज वेरी हाई। और सी ऑप्शन है पुअर सरफेस फिनिश ऑब्टेंड, सरफेस फिनिश ऑब्टेंड। और डी ऑप्शन है इट इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड द हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बेटर देन हॉट वर्किंग। ये हमारा हो गया। तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, जैसा कि मैंने अभी सॉल्व कराया आपको। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी RVUNL AE 2016 में आया था। 2016 में यूपी RVUNL AE की वैकेंसी आई थी, उसमें आया था। उसके बाद अभी इस साल 2020 में आई है, बहुत कम पोस्टें हैं। तो इस तरीके से AE का एक क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। 29 सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है सीमलेस ट्यूब कैन बी मेड बाय, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जेई के क्वेश्चन में सॉल्व कराया था। जब सीमलेस ट्यूब हम बनाते हैं तो पियर्सिंग ऑपरेशन के थ्रू बनाते हैं, तो इसको सॉल्व नहीं कराएंगे। ये भी आपका 2 बार आया है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2018 में और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2018, मतलब 2 बार ये क्वेश्चन आया है। हरियाणा PSC AE और तेलंगाना PSC AE 2018 में, दोनों में क्वेश्चन यही पूछा है सीमलेस ट्यूब कैन बी मेड बाय। ऑप्शन ए है रोलिंग, बी है डाई फोर्जिंग, सी है पियर्सिंग और डी है एक्सट्रूजन। तो आपको ऑप्शन किस में लगाना होगा? पियर्सिंग, जैसा कि इसके पहले हमने जेई में इस क्वेश्चन को करा दिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नेक्स्ट करते हैं। मोल्टेन ग्लास इज glass is used as lubricant in। तो देखिए, जब हम लोग हॉट कंडीशन में मेटल को ऐसे सपोज करिए कि ये हमारी डाई हो गई, ये हमारी डाई हो गई। अब यहाँ से हमारा मेटल जाएगा, इस मेटल को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। यहाँ से मेटल हमारा इस तरीके से निकलेगा। अब ये हॉट कंडीशन में था, तो उस समय क्या होगा, ये हॉट मेटल यहाँ पे आएगा, इस पर क्या करेगा, ये इसके मॉलिक्यूल को एक्टिव करेगा और अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब वहाँ पर सेपरेशन नहीं मिलेगा उसे। तो इन दोनों के बीच सेपरेशन को कम करने के लिए और मेटल के बीच फ्रैक्शन को भी कम करने के लिए हम इनके बीच में एक और मोल्टेन मेटल को लगातार ऐसे फीड देते रहते हैं, और वो मोल्टेन मेटल हमारा होता है ग्लास का मोल्टेन मेटल होता है, जो हमारा एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करेगा। किसमें? जब हम लोग इस तरीके से प्रोसेस करेंगे, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। तो ये हमारा होता है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए ऑप्शन हम लोग मैच करा लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका रोलिंग, ऑप्शन बी है
वायर ड्राइंग, ऑप्शन सी है डीप ड्राइंग, और ऑप्शन डी है फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन। फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन। तो हम लोग एक्सट्रूजन में करते हैं और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में करेंगे जब मेटल हॉट कंडीशन में होगा। इट मीन्स फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था UPRVNL A 2016, UPRVNL 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये HPPSC A 2018 में भी आया था। HPPSC A 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बात करते हैं। हॉट मेटल, हॉट वर्किंग ऑफ मेटल, क्वेश्चन नंबर 30। हॉट वर्किंग ऑफ metal is carried out hot working of metal is carried out, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था। हमेशा हॉट वर्किंग प्रोसेस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के क्या होता है, एबव होता है। एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हॉट वर्किंग प्रोसेस हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर करते हैं। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे, इसीलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था नागालैंड CTSC 2017। CTSC 2017 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सट्रूजन इज द प्रोसेस ऑफ। एक्सट्रूजन कैसा प्रोसेस होता है, तो इसमें कह रहा है प्रोड्यूसिंग होल बाय आर्क। दूसरी बात कर रहा है मेकिंग कप शेप आर्टिकल यूजिंग द फोर्स ऑफ एक्सप्लोशन। फिर कह रहा है पुशिंग द हीटेड बिलेट। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसे ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सट्रूजन इज प्रोसेस ऑफ, एक्सट्रूजन इज प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग होल्स बाय आर्क। तो वहाँ आर्क का कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई होल नहीं बनाया जाता एक्सट्रूजन के थ्रू। ऑप्शन बी है, मतलब ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन है मेकिंग कप शेप्ड आर्टिकल, कप शेप्ड आर्टिकल यूजिंग द फोर्स ऑफ एक्सप्लोशन। और डी ऑप्शन है, नहीं सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी है
पुशिंग द हीटेड बिलेट, पुशिंग द हीटेड बिलेट heated billet of metal through the orifice, और डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी है मेटल शार्पिंग प्रोसेस, मेटल शार्पिंग प्रोसेस। चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तब तक आप सोचते रहिए इसका सब जवाब क्या होगा, फिर हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए सॉल्व किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है। इसने कहा एक्सट्रूजन इज प्रोसेस ऑफ, एक्सट्रूजन कैसा प्रोसेस है, तो जब यहाँ पर एक डाई हम लगाएंगे और यहाँ पर एक डाई लगाएंगे और मेटल को यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रूजन कहते हैं। अब ये जो हमारा बना है इसे हम लोग ऑरिफिस कहते हैं। ए स्मॉल पासेस इन व्हिच मेटल कैन बी पास्ड, दिस पासेस आर कॉल्ड ऑरिफिस, उसे हम लोग ऑरिफिस कहते हैं। इस ऑरिफिस में इस मेटल को हॉट कंडीशन में कंप्रेसिव फोर्स से पुश करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, जैसी शेप की डाई होगी वैसा मेटल हमारा बन जाएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा था प्रोड्यूसिंग होल्स बाय आर्क, होल्स हम नहीं बनाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा था मेकिंग कप, ये कप नहीं कप, मेकिंग कप शेप्ड आर्टिकल यूजिंग द फोर्स ऑफ एक्सप्लोशन, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कप हम नहीं बनाएंगे, कप बनाने के लिए स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं, वो कास्टिंग से बना लेते हैं, है ना। देन जब कास्टिंग प्रोसेस हम लोग देखेंगे तो जो सिरेमिक यानी कि चीनी मिट्टी जिसे बोलते हैं, उसके जब हम लोग कप बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले इस टाइप का एक शेप हम लोग बना लेते हैं उस गीली मिट्टी का। उसके बाद उसे फर्नेस में ले जाएंगे, हीट करेंगे यानी कि पकाएंगे, पकाने के बाद उसे बाहर ले जाएंगे। देन यहाँ पर जिस कलर का उस पर डिज़ाइन देना होगा, जो अट्रैक्टिव कलर और डिज़ाइन प्रोड्यूस करानी होगी, तो इस पूरे कप को ले जाएंगे, ऐसे डिप कराएंगे, बाहर निकाल लेंगे, फिर उसे सूखने के लिए रख देंगे। रखने के बाद फिर अब ये जो कप हमारा बनेगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हैंडल लगा देते हैं ताकि इस कप को आसानी से हम पकड़ सकें। तो ये सारे प्रोसेस को यहाँ पे जो है ग्लू लगा देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन है पुशिंग द हीटेड बिलेट। यहाँ देखिए एक हीटेड बिलेट है और उसे हम लोग पुश करेंगे, देन ऑफ मेटल थ्रू द ऑरिफिस, एक ऑरिफिस के माध्यम से थ्रो करेंगे, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस कहते हैं। इट मीन्स इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है उसको भी आपको बता दे रहे हैं, किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है नागालैंड CTSC 2017 में, मतलब यही में आया है। चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे चलिए विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लेट, ये क्वेश्चन आपका है 32। विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लेट in rolling bite angle डॉट है। ऑप्शन ए इंक्रीज, बी डिक्रीज। इसे आपको तुरंत कर लेना चाहिए, मैंने अच्छे से इसको बताया था। बी डिक्रीज और सी रिमेन्स कांस्टेंट, और डी नो रिलेशन बिटवीन बाइट एंगल एट द प्लेट थिकनेस। नो रिलेशन बिटवीन बाइट एंगल एंड प्लेट थिकनेस। तो ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए कहाँ पे आया था। ये आपका नागालैंड CTSC 2016। CTSC 2016 समझिए इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए एक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। बाइट एंगल की बात कर रहा है। जैसे ये हमारा रोलिंग हो गया, एक रोलर ये हो गया, एक रोलर ये हो गया, ये वर्कपीस हो गया। जब इससे वर्कपीस पास करेगा तो यहाँ पे ऐसे जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यदि ये रोलर का सेंटर यहाँ है तो यहाँ पे ये कांटेक्ट करेगा और यहाँ से यहाँ तक। इस एंगल को हम बाइट एंगल के नाम से जानते हैं। बाइट एंगल के नाम से जानते हैं। यदि इस प्लेट की थिकनेस, ये जो हमारी इनिशियल थिकनेस TI है, यदि इसको हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो बाइट एंगल होगा ये डिक्रीज कर जाता है। फिर ये कांटेक्ट क्या होगा, कम कांटेक्ट करेगा। ये चीज़ जान लीजिएगा, TI इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज बाइट एंगल। ये हमारा बाइट एंगल ऑफ रोल। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने रोलिंग, फोर्जिंग और एक्सट्रूजन से रिलेटेड AE, ES और SSC JEE के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हमने कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू।